नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आइए दोस्तों, हम मिलकर जानने का प्रयास करते हैं सितंबर 2023 में घटित उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन उपलब्धियों के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके ज़रिए हम आसानी से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर, प्रतियोगिता दर्पण और जैसे ही कुछ करंट अफेयर्स मैगजीन्स के ज़रिए मैंने ये फैक्ट्स और न्यूज़ को निकालने की कोशिश किया हूँ जो आपके लिए बहुत काम की होंगी। साथ ही आप अलग अलग एग्ज़ाम्स में इनका इस्तेमाल करके करंट अफेयर्स की फील्ड में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सितंबर 2023 में 2 सितंबर को ही सबसे बड़ी खबर आई कि 2 सितंबर 2023 को भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम आदित्य L1 था। इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और इसकी लागत महज 400 करोड़ थी, जबकि नासा का सूर्य मिशन पार्कर सोलर प्रोब की लागत 12,300 करोड़ रुपए थी। इसकी समय सीमा की बात करें तो ये जनवरी 2024 में अपनी अपनी स्थिति जहाँ पर जिसे लैग्रेंज बिंदु L1 कहा जा रहा है। दोस्तों, L1 वो बिंदु है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है और जहाँ पर से सूर्य हमेशा लगातार दिखाई देते रहता है, ताकि एक जगह एक पॉइंट पर स्थित होकर यह मिशन आसानी से सूर्य का अध्ययन कर सके। और वो पॉइंट है लैग्रेंजियन 1, इसीलिए आदित्य के बाद में L1 लगाया गया है जो इसका नाम है। और सूर्य यह जो मिशन है यह 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि यह सूर्य से बहुत दूर है, ज़्यादा सूर्य के नज़दीक भी नहीं जा रहा है, लेकिन पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर यह सूर्य का अध्ययन करने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है और सूर्य है, इन दोनों के मध्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर। वहीं चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। दोस्तों, L1 आप समझ चुके हैं कि इस कक्षा से सूर्य लगातार दिखता है और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर बराबर होता है। अब तक दुनिया के सोलर मिशन की बात करें तो दुनिया भर में 25 मिशन भेजे जा चुके हैं सूर्य के नाम पर, और अभी महज 7 ही सक्रिय हैं। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया था, जो कि उसका प्रमुख सूर्य मिशन था, जिसकी लागत थी 12,300 करोड़ रुपए, और इसने दिसंबर 2021 में सूर्य की बाहरी सतह को छुआ था। आदित्य L1 क्या कार्य करेगा, तो ये भी जानना जरूरी है कि आदित्य L1 इस L1 क्षेत्र में जाकर क्या करने वाला है। तो आदित्य L1 में 7 पेलोड है, ये आपको पता होने चाहिए, जो अलग अलग प्रकार के काम करेंगे। ये पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाहरी सतह का अध्ययन करेंगे। वहीं 4 पेलोड लपटों, यानी कि सूर्य से जो आग जैसी निकलती है, लपटें निकलती हैं, उनका डेटा जुटाएंगी। और एक उपकरण सूर्य विकिरणों को मापेगा, जैसे कि हम देखते हैं सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उस तरह की जो अन्य किरणें निकलती हैं उनका अध्ययन करेगा एक उपकरण। और मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य का, वो किस तरह से, क्योंकि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही हम सूर्य से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य का आकार 109 गुना बड़ा है। और साथ ही सूर्य के भीतर का जो तापमान है दोस्तों, वो है 14.99 लाख डिग्री सेल्सियस, जबकि बाहर का तापमान 5,507 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए, हम 40-45 डिग्री सेल्सियस ही होती है, तो इतनी भयंकर गर्मी से ही 2-4 लोग मर जाते हैं और इतना हाहाकार मच जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का सबसे कम तापमान 5,507 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर मतलब कि इतने तापमान में गए और आपकी राख बस नीचे गिरेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 27 गुना ज़्यादा है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से इतना ज़्यादा क्यों है, इसका अध्ययन भी ये मिशन करेगा। साथ ही 2 अप्रैल 1845 को सूर्य की पहली तस्वीर फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खींची थी।
और भी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 125 दिन बाद यह अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और 400 करोड़ इसकी लागत है। 5 साल तक यह पूरी तरह से काम करेगा और PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो सैटेलाइट होता है जिससे लॉन्च किया गया है उसका नाम भी पूछ लेते हैं। आदित्य L1 के लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचते ही नासा और यूरोप स्पेस एजेंसी के बाद में इसरो यह उपलब्धि हासिल करने वाला, भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। इसरो तीसरी स्पेस एजेंसी बन जाएगी। आदित्य L1 मिशन के इंचार्ज हैं निगार साजी। आदित्य L1 की जो इंचार्ज है वह एक महिला है और उनका नाम है निगार साजी। इनका नाम आप याद रखना और तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं। आदित्य L1 के प्रिंसिपल साइंटिस्ट जिनकी देखरेख में यानी कि वैज्ञानिक कार्य हुए उनका नाम था शंकर सुब्रमण्यम। उनका नाम क्या है? शंकर सुब्रमण्यम। वही परावैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए एक स्पेशल सूट तैयार किया गया है जो इस आदित्य L1 में लगा हुआ है। इस सैटेलाइट में बहुत छोटे छोटे टेलीस्कोप है जो कि परावैंगनिक किरणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के लिए जिस सूट का निर्माण हुआ है उसे पुणे के रिसर्च संस्थान की टीम ने बनाया है और इस टीम में लीड इंजीनियर जो हैं उनका नाम है डॉक्टर आफाक खान, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आप मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर आफाक खान की लीड वाली इंजीनियरों की टीम ने आदित्य L1 का सूट तैयार किया था, जो कि एक प्रकार से टेलीस्कोप वाला सूट है और इस सूट का नाम आयुका रखा गया है। इस सूट का नाम क्या है? इस सूट का नाम आयुका है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला कि जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और चेयरपर्सन होंगी। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पहली बार किसी पद पर पहुंचता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। उन्होंने अनिल लाहोटी का स्थान लिया और वे 31 अगस्त 2024 तक अपने पद में रहेंगी। इसके बाद में हम देखते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल कुकड़ा जगत में पदस्थ माध्यमिक शिक्षिका मनीषा जैन को मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़े हैं या फिर आप किसी क्षेत्रीय परीक्षा को दे रहे हैं तो उसको ध्यान में रख कर ये है, बाकी ये ज़्यादा काम का पॉइंट आपके लिए नहीं है। इसके बाद में देखिए, प्रतिस्पर्धा आयोग ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को सशर्त मंजूरी दे दी है। दोनों टाटा समूह का हिस्सा है। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी है। पिछले साल टाटा समूह ने विलय की घोषणा की थी, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस भी एयर इंडिया में 25% की हिस्सेदारी खरीदेगा। यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसकी मंजूरी दी है, तो एयर इंडिया और विस्तारा के विलय की मंजूरी दी है और ये दोनों ही कंपनियां टाटा की हैं, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स कौन है? टाटा हैं। पुर्तगाल के ओडेमीरा में लगभग 3000 साल पुरानी ममीकृत मधुमक्खियां खोजी गई हैं। यह प्राचीन मधुमक्खियों की प्रजातियों और उनके पर्यावरण के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करती हैं। यह मधुमक्खियों की लगभग 700 प्रजातियों में से एक है जो आज भी पुर्तगाल में मौजूद है। ये संरक्षित कोकून पुर्तगाल में समुद्र तट पर जीवाश्म विज्ञान स्थल पर पाए जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान से जुड़ी नई नई खोजें या फिर कोई विलुप्त पक्षी अगर मिलता है तो वो जरूर करंट का हिस्सा बन जाता है, जरूर समसामयिकी का हिस्सा बन जाता है और उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगली खबर है कि डॉक्टर आर रविकन्नन को 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। कन्नन असम के छोटे से शहर सिलचर में कछार सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। इन्हें ये पुरस्कार मानव सेवा के लिए दिया गया है। दोस्तों, डॉक्टर आर रविकन्नन
भारत के उन डॉक्टरों में शुमार हैं जो लाखों रुपए में होने वाले ऑपरेशन को मात्र कुछ हजार में कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर आर रविकन्नन के नेतृत्व वाले इस अस्पताल में अक्सर लोग अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कम पैसों में कराने के लिए आते हैं। डॉक्टर आर रविकन्नन के द्वारा किए गए कछार कैंसर हॉस्पिटल में इन बदलावों के कारण, उनकी मानव सेवा के भाव के कारण उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ये ऐसे बिंदु आपको याद रखने चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़े पुरस्कार होते हैं जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसीलिए इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये किसे मिला है। अगर ये एक भारतीय को मिला है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुनेश फीडे द्वारा जारी नई रैंकिंग में भारत के टॉप खिलाड़ी बन गए हैं। 37 साल बाद 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को टॉप पोजीशन से हटना पड़ा है। आनंद 1986 से भारत के टॉप खिलाड़ी थे और विश्व रैंकिंग में जो डी गुनेश है वो 8वें पायदान पर और आनंद अब 9वें पायदान पर आ गए हैं। वहीं उभरते हुए नए खिलाड़ी आर प्रागनंदा 19वें स्थान पर हैं। तो यहाँ पर ये एक और पॉइंट है कि जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं, भारत के 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद, उनसे भी आगे निकल गए हैं डी गुनेश, जो कि भारत के नए उभरते हुए ग्रैंड मास्टर्स में से एक है। और जो डी गुनेश की बात करें या फिर आर प्रागनंदा की बात करें, ये 18 से 20 साल के लड़के हैं जो अपनी इस वर्ल्ड रैंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को एक देश एक चुनाव को मूर्त रूप देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बना दी है। पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को ऐसी कवायद में शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्ष 1967 तक भारत में लगभग सभी चुनाव एक साथ होते थे, पूरे राज्यों के और पूरे लोकसभा विधानसभा सबके चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन फिर 1967 के बाद में केंद्र सरकार में जो अस्थिरता आई, बार बार सरकार बदलती रही और उसके बाद आपातकाल लगा और कई राज्यों की सरकारें खारिज कर दी गई, जिसके कारण बहुत आगे पीछे हो गया। नहीं तो 1967 तक भारत में सभी चुनाव एक साथ संपन्न होते थे। अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो इसके कई सारे फायदे और कई सारे नुकसान हैं। फायदे ये है कि हम बहुत सारा खर्च बचा पाएंगे। मतलब कि बहुत ज़्यादा कुछ अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए जो खर्च होता है अलग अलग विधानसभा चुनावों को लोकसभा का मिलाकर, ये चुनाव आयोग का खर्चा है और साथ में जो प्रत्याशी पैसे उड़ाते हैं उनका मिलाकर खर्चा है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा होता है। अगर सब चुनाव एक साथ होते हैं तो ये बहुत कम, तकरीबन 10,000 करोड़ में ही पूरे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। साथ ही कई सारे भ्रष्टाचारों को रोका जा सकेगा। लेकिन इसके नुकसान ये भी है कि क्षेत्रीय राजनीति को नुकसान हो सकता है। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे के आगे दब सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसका सार यही निकलता है कि जो एक देश एक चुनाव का जो परिकल्पना है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन इससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। 1951 से 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ होते थे। फिर नए राज्य बनने लगे और 1968-69 में कुछ विधानसभाएं भंग होने के साथ यह प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद चुनाव अलग अलग होने लगे। निर्वाचन आयोग ने पहली बार वर्ष 1983 में इस पर एक साथ एक चुनाव कराने पर सहमति बनाई थी। इसके बाद 1999, 2015 और 2018 में आए लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को अहम फैसले में कहा कि अमान्य विवाह अथवा शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे जायज़ हैं और वे माता पिता की संपत्तियों में
अपने हक का दावा कर सकते हैं। शीर्ष कोर्ट का फैसला उस याचिका पर आया जो इस जटिल कानूनी मुद्दे से संबंधित थी कि क्या गैर वैवाहिक संबंधों से पैदा हुए बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी रख सकते हैं। क्या वे हकदार हैं या केवल माता पिता द्वारा स्वयं जोड़ी गई संपत्तियों तक उनका अधिकार सीमित है। शीर्ष कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 31 मार्च 2011 के इस मसले को बड़ी बेंच को रेफर किया था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसला सुनाया कि जी हाँ, वो बच्चे हकदार हैं। जैसे अगर एक लड़का और एक लड़की को एक दूसरे से प्यार हुआ और उनका बच्चा हो गया, लेकिन उन दोनों ने शादी नहीं की, तो क्या ये माना जाएगा कि वो बच्चा अपने माता पिता की संपत्ति का हकदार है? क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, वो कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शून्य विवाह से पैदा हुआ या अमान्य विवाह से पैदा हुआ संतान है, बेटा है बेटी है, वो भी अपने पिता की संपत्ति का हकदार है, अपनी माता की संपत्ति का हकदार है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन षणमुगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी कि ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी है और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी हैं और सिंगापुर के नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप जीत लिया है। उन्होंने 2 सितंबर को हुए फाइनल मैच में पाकिस्तान को पेनल्टी में 2-0 से मात दी। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, जब आप कोई ऐसा टेस्ट करते हैं जिससे भविष्य की उम्मीदों को, भविष्य की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीदें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और नई खोजें आसानी से होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है, तो उसे होप टेस्ट कहते हैं। होप टेस्ट आजकल सुर्खियों में है और वजह है इसरो का चंद्रयान 3। इसरो के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर उड़ान भरी और 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग की। यह प्रयोग सिर्फ 2 मिनट में हुआ और वैज्ञानिकों की भाषा में इसे ही होप टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इससे भविष्य की वैज्ञानिक संभावनाओं को ताकत मिलती है। 1967 में पहली बार होप टेस्ट अमेरिका ने किया था। अमेरिकी यान सर्वेयर 6 ने चांद की सतह पर 4 मीटर ऊपर उठकर 2.5 मीटर दूर पश्चिम की ओर उड़ान भरी थी और इसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग भी की थी। इसरो के इस मिशन की इस नई कामयाबी ने वैज्ञानिक जगत को नई उम्मीदें देने का काम किया है। दोस्तों, इसके बाद हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 सितंबर को सतना से अलग कर मैहर को जिला बनाने की घोषणा की थी। इससे पहले उन्होंने पांडुना को छिंदवाड़ा से अलग करके जिला बनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मैहर देवी मंदिर के लिए और अपनी गायकी के लिए, अपने सरोद वादन के लिए जाना जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां की यह कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। इसके बाद हम देखते हैं फैक्ट। अगर भारत का नाम बदलना हो तो क्या करना होगा? ये प्रश्न इसीलिए उठा है क्योंकि सितंबर 2023 में भारत के नाम को लेकर बहुत डिबेट हुई थी कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो भारत है। यहाँ पर ये कहा गया कि भारत दैट इज इंडिया किया जाए, क्योंकि जो भारत का मूल नाम है उसमें भारत ज़्यादा सूट करता है, ना कि इंडिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोनों ही भारत से जुड़े हैं और दोनों ही भारतीयता से निकले हुए शब्द हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। लेकिन जो लोगों का मानना है कि भारत से ज़्यादा हमें ऐतिहासिकता का गौरव महसूस होता है, भारत शब्द से हमें ज़्यादा प्रामाणिकता का महसूस होता है, क्योंकि जो भारत थे, राजा भारत, उनका जो राज्य था वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था। इसीलिए लोगों को लगता है कि जो भारत नाम है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इसीलिए भारत नाम को लेकर बहुत डिबेट हुई थी। अगर हमें इंडिया से भारत करना हो तो क्या करना होगा? अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों नामों को मान्यता देता है। नाम बदलने के लिए संसद में संशोधन बिल लाना होगा। अनुच्छेद 368 के तहत
2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। यानी लोकसभा के 356 और राज्यसभा के 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तब जाकर भारत का नाम भारत हो सकेगा। हालांकि ये कुल मिलाकर राजनीतिक है। अगर हम सामाजिक माहौल बनाने का प्रयास करें, अगर हम लोगों को शुरू से ही ये बताएं कि हम भारत नाम पर ज़्यादा बल दें, तो इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर इंडिया का नाम भारत किया जाएगा तो इसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हमारे देश का नाम इंडिया है वहाँ उसे हटाकर भारत लिखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं देश का पहला यूपीआई एटीएम राजधानी दिल्ली में 5 सितंबर को शुरू हुआ है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्डलेस एटीएम शुरू किया है और ये बहुत बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं तो इन्हें ध्यान रखें। डॉक्टर यशपाल सिंह भोपाल से हैं, सारिका घारू नर्मदापुरम, चेतना खम्बेटे इंदौर, रविकांत मिश्रा दतिया, सीमा अग्निहोत्री रतलाम। ये प्रमुख शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति से मिलेगा 5 सितंबर को। साथ ही इनके शहर के नाम भी इनके नाम के आगे हैं। कुल 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केरल की मलप्पुरम में रहने वाली बेलनचेरी की 120 साल की कुन्नी तुम्मम्मा दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला स्पेन की मारिया ब्रियान्स 117 साल की हैं, उनका रिकॉर्ड ये पहले ही तोड़ चुकी हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उम्रदराज जीवित महिला बन चुकी हैं। और इनके पीछे जो हैं वो है स्पेन की मारिया ब्रियान्स। इसके बाद हम देखते हैं सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है और पहली सोलर सिटी का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर को किया। यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो वो है सांची। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 6 सितंबर को अभिनेत्री आलिया भट्ट के किड्स एंड मैटरनिटी बियर ब्रांड एड आ मम्मा में 51% हिस्सेदारी खरीदी। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। यहाँ पर एड आ मम्मा है दोस्तों। एड आ मम्मा की स्थापना 2020 में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने की थी और इसकी 51% हिस्सेदारी अब रिलायंस के पास हो चुकी है, यानी कि इसके प्रमुख निर्णय लेने का काम अब रिलायंस करेगी, ना कि आलिया भट्ट, क्योंकि वो अब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स बन चुकी है। उसके बाद में देखिए, जापान ने 7 सितंबर को मून मिशन के तहत स्मार्ट रोबोटिक लैंडर और खास एक्सरे टेलीस्कोप से लैस रॉकेट को लॉन्च किया है। एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति, आकाशगंगाओं के बीच की गति और संरचनाओं का पता लगाया जाएगा। मिशन की लॉन्चिंग जापान के तंगेशिमा स्पेस सेंटर से HIIA रॉकेट से हुआ है। इसकी लैंडिंग संभवतः फरवरी 2024 में होगी और इसकी कुल लागत 831 करोड़ रुपए है। यानी कि जापान ने भी अपना एक मून मिशन लॉन्च किया है 7 सितंबर को। और हमें क्या याद रखना है, हमें रखना है चंद्रयान 3। इसके बाद में देखिए, 43 साल 6 महीने के रोहन बोपन्ना यूएस ओपन के डबल्स खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। पहले यह रिकॉर्ड कनाडा के डैनियल नेस्टर के नाम था, हालांकि वे अपने मैच में उन्हें हार मिली। शिवाजी का जो बाघ नख खंजर भारत लाया जाएगा, यह ब्रिटिश म्यूजियम में है और महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इसी महीने MOU के लिए लंदन जाएंगे। साल 1659 में शिवाजी ने इसी खंजर से बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, अफजल खां एक बहुत ही भारी भरकम
6-60 फीट का आदमी था और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी हाइट थोड़ी कम थी। और जो अफजल खान था वो अपने इस कारनामों के लिए जाना जाता था कि अगर उसे किसी को मारना हो तो वो हथियार से नहीं मारता था, वो उनसे गले मिलता था और इतनी जम से कसता था कि पूरी हड्डी सामने वाले की चूर चूर हो जाती थी। तो वो यही प्लान बना के गया था कि मैं जब शिवाजी से मिलूंगा तो गले मिलूंगा और शिवाजी का काम ख़त्म कर दूंगा। दोनों निहत्थे बिना हथियार के मिले और जब गले मिले तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को इतनी जम से जकड़ा कि बस काम होने ही वाला था। और शिवाजी महाराज पहले से ही जानते थे कि ये ऐसी हरकत करने के लिए फेमस ही है, तो उन्होंने निकाला अपने हाथ से बाघनख जो कि उंगलियों में छिपा हुआ था और पूरा पेट फाड़ डाला अफजल खां का, और अफजल खां तुरंत वहीं के वहीं मर गया। और फिर शिवाजी की सेना ने अफजल खान की सेना को पराजित कर दिया और इस तरह से अफजल खान का वध हो गया। तो जो बुद्धिमत्ता शिवाजी की रही, उन्होंने एक बड़े सेनानायक को आसानी से मार गिराया। तो जिसकी मदद से उन्होंने मार गिराया था वो बाघनख अब वापस महाराष्ट्र आने वाला है। ये बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ ही G20 की बात करें तो भारत 2023 में G20 का मेजबान देश रहा और G20 सम्मेलन में भारत ने अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा, यानी कि भारत ने अपने प्रस्ताव में अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा और अब G20 से G21 हो चुका है इसका नाम। अफ्रीकी यूनियन में कुल 55 सदस्य देश हैं जिनकी कुल आबादी 140 करोड़ व कुल जीडीपी 250 लाख करोड़ रुपए है। पहले दिन भारत ने G20 में 3 प्रमुख करार किए। पहला, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके जरिए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप से आसानी से व्यापार कर पाएगा और 14 दिन लगभग भारत को बचेंगे अन्य व्यापार रास्तों के तुलना में। दूसरा जो प्रमुख करार हुआ वो था नई दिल्ली घोषणा पत्र, सर्वसम्मति से पारित हुआ। और तीसरा था भारत ने अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया और G20 से G21 हुआ। इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन, चाणक्य कहते हैं जो जिस कार्य में कुशल हो उससे उसी कार्य में लगे रहना चाहिए। जैसे कि मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, हालांकि मैं अभी उतना बेहतर नहीं हूँ। आपने अभी तक अगर यहाँ तक माफ़ कीजिएगा, यहाँ तक क्लास देख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा रिदम या फिर मेरा समझाने का तकनीक थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं अपने आप को कुशल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाणक्य कहते हैं कि आप जिस भी काम में बेहतर हो आप उसी में लगे रहिए, आप उसमें बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस काम को पसंद करते हैं ना, उसमें हम कितनों भी मेहनत कर लें तो हमें मज़ा आता है और हम उसमें जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई काम पसंद नहीं होता है तो उसमें आधा घंटा भी काम कर लो तो ऐसा लगता है कि भैया हम बहुत थक गए हैं। तो इसीलिए अपने पसंद का काम कीजिए और पहले पता कीजिए कि आपकी पसंद क्या है। अब देखिए आगे देखते हैं। G20 के समापन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता हस्तांतरित करते हुए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को पारंपरिक गैवल यानी कि एक प्रकार का हथौड़ा सौंपा। ब्राज़ील 1 दिसंबर से कार्यभार संभालेगा। 1 दिसंबर से ब्राज़ील आधिकारिक अध्यक्ष हो जाएगा G20 का, यानी कि अगला मेज़बान देश कौन है? ब्राज़ील है। और पहला 2023 का मेज़बान देश कौन है? तो 2023 का मेज़बान देश है भारत। 2022 का मेज़बान देश है इंडोनेशिया। दोस्तों इसी के साथ में आर्चरी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत के प्रथमेश जावलकर ने कंपाउंड तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीता और वे फाइनल में डेनमार्क के माथियास फुलरटन से शूट आउट में हार गए। हालांकि फाइनल में वो हार गए और उन्हें सिल्वर मेडल से संतुष्टि करनी पड़ी। एनडीए शासित सिक्किम सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइन, राष्ट्रीय महागठबंधन और लोकतांत्रिक महागठबंधन ऐसी कुछ है। ये बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों का गठबंधन कहलाता है। वैसे ही यूपीए कांग्रेस और उनकी पार्टियों का गठबंधन कहलाता है।
यहाँ पर हम कुछ फैक्ट देखते हैं और ये फैक्ट बहुत काम के होने वाले हैं। किसी भी हुनर मैल्कम ग्लैडवेल के अनुसार किसी भी हुनर को हासिल करने के लिए उस पर 10,000 घंटे का पूरा फोकस रखकर काम किया जाए तो सफल हो सकते हैं। हमने चाणक्य की बात से समझा था कि हम उस काम में जल्दी सफल हो सकते हैं कि जो काम हमें पसंद हो, और पसंद के काम को भी कब तक करें कि उसमें सफल हों या ना हों। पता चल रहा है कि मुझे वीडियो बनाना पसंद है और मैं अपने बुढ़ापे तक वीडियो बना रहा हूँ, देखने वाले लोग 2-4 भी ना हो, तो क्या मतलब रहेगा मेरी पसंद या नापसंद का, क्योंकि इससे कुछ मिल तो रहा नहीं मुझे। इसीलिए यहाँ पर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि 10,000 घंटे खर्च कीजिए आप उसमें पूरी मेहनत के साथ, और अगर आप खर्च करते हैं तो ज़रूर आप उसमें सफल हो जाएंगे। और ये सीधा भी है भैया। और जो 10,000 घंटे हैं यानी कि 60 हफ्ते 14 महीने, इतना समय आपको देना होगा अपनी पसंद में। और यहीं पर वो कहते हैं क्या पल, क्या दिन, क्या जीवन सब सफल हो सकते हैं, बस आप मेहनत करनी तो शुरू कीजिए। इसके बाद अगली खबर आती है 13 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भवा कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 2 अक्टूबर तक 35 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भवा क्या है। तो आयुष्मान भवा आयुष्मान कार्ड बनवाने का एक महाअभियान है, जिसके तहत 35 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था 2 अक्टूबर तक, और इसकी शुरुआत 13 सितंबर को हुई थी। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है, और एयर चीफ मार्शल BR चौधरी इसे लेने के लिए स्पेन पहुंचे थे। एयरबेस से ऐसे माफ़ कीजिएगा एयरबस, जो कि इस ऐसे विमान को बनाने वाली कंपनी है, एयरबस से ऐसे 56 विमान भारत को मिलने वाले हैं, और इनमें से 16 विमान तैयार हैं और तैयार होने की स्थिति में है। माफ़ कीजिएगा 16 विमान तैयार स्थिति में मिलेंगे, जबकि 40 विमानों को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। PM मोदी ने 14 सितंबर को सागर जिले की बीना तहसील स्थित भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी परिसर में 50,000 करोड़ की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यानी कि उन्होंने बीना रिफाइनरी जो फैक्ट्री है उसमें और नए विकास कार्यों को बढ़ाया। मास्टर कार्ड इंडिया ने SBI के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है, और रजनीश कुमार अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2022 तक SBI के चेयरमैन रहे थे। अब ये मास्टर कार्ड के भारत में प्रमुख बनेंगे। राहुल नवीन ED के अंतरिम डायरेक्टर बने हैं, उन्होंने संजय मिश्र का स्थान लिया। यानी कि ये परमानेंट डायरेक्टर तो नहीं बने हैं, लेकिन अंतरिम डायरेक्टर बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि मध्य प्रदेश के CM श्री शिवराज सिंह चौहान ने गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपये में दिए जाने वाली सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ साई हॉकी स्टेडियम टीकमगढ़ से किया है। टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील के बिलगांव गांव की श्रीमती लक्ष्मी रैकवार योजना की पहली हितग्राही बनी है। ऐसे कुछ फैक्ट आपको याद रखने चाहिए अगर आप मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई वनडे एग्ज़ाम हो, पटवारी, पुलिस जैसा, या फिर वो PSC का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन यानी कि EU ने टिकटॉक पर 2,863 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसा बच्चों के व्यक्तिगत डेटा से जुड़े गोपनीयता के कानूनों के उल्लंघन के कारण किया गया है। आयरलैंड डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक ने 2020 के बीच कई बार नियमों को तोड़ा है। आपको बता दें कि भारत में टिकटॉक और कई सारे चीनी ऐप पर पहले ही प्रतिबंध लग चुका है। श्रीनिवासन के स्वामी को साल 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का चेयरमैन चुना गया है। वे अभी एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग के अध्यक्ष हैं, साथ ही RK स्वामी हंसा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं।
इसके साथ ही रियाद मैथ्यू को डिप्टी चेयरमैन, मोहित जैन को सचिव और विक्रम सखूजा को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमुख खेलों में इनाम की राशि बढ़ा दी है। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसके लिए पहले 2 करोड़ रुपए मिलते थे, अब 4 करोड़ मिलेंगे। एशियाड में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने पर 80 लाख रुपए मिलेंगे किसी खिलाड़ी को। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला याक मिल्क पार्लर खुला है। यह राज्य के कामेंग जिले में खुला है। इसका उद्घाटन 15 सितंबर को किया गया। भारत में लगभग 58,000 याक हैं। याक हिमालयन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक विशेष जानवर है और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। याक के दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और अरुणाचल प्रदेश में 24,000 से ज़्यादा याक पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैक्ट की बात कर लें तो 12 सितंबर 2016 रियो पैरा ओलंपिक में 45 वर्षीय दीपा भारतीय दल में सबसे उम्रदराज सदस्य थी। फिर भी वे शॉट पुट में रजत पदक जीतने में सफल रही और 30 की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें 15 साल लगे और 45 साल की उम्र में उन्होंने अपना मेडल जीता था। कोएंग चुआ जनजाति जो अपनी बुनाई शैली के लिए प्रसिद्ध है, यह पेरू में पाई जाती है, प्रमुख जनजाति है। इसके साथ ही आयरलैंड 89,000 करोड़ सरप्लस के साथ दुनिया का एकमात्र सरप्लस देश है। सरप्लस का मतलब है कि उनके ऊपर कोई भी लोन नहीं है और उनकी जो जीडीपी है वो मुनाफे में चल रही है, उसे सरप्लस कहते हैं। 18 सितंबर 2023 की एक खबर है। इसके समय तक जो आयरलैंड है वो सरप्लस में चल रही थी और 89,000 करोड़ रुपए उनकी जीडीपी में एक्स्ट्रा थे और अब वो सोच रहे हैं कि इस 89,000 करोड़ रुपए को हम कहाँ खर्च करें। उनके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और हमारे पास, हम बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए हैं। मध्य प्रदेश की ही बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश की जो आय है उसका 15% हर महीने सिर्फ ब्याज में जाता है। इतना कर्जा मध्य प्रदेश पर है, इतना कर्जा पंजाब, केरल जैसे राज्यों पर है। दोस्तों, इसके बाद में देश का पहला गो अभ्यारण्य की बात करें तो आगर मालवा में खुला मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य और इसकी शुभारंभ सितंबर 2017 में हुई थी 32 करोड़ की लागत से। इस समय में इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने कामों के लिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया है और सुर्खियों में आई हर चीज़ पर प्रश्न बनने की संभावना होती है क्योंकि कोविड के दौरान या फिर जब शुरू में ये खुला था तो यहाँ पर गायों की बहुत ज़्यादा मृत्यु होती थी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। ख्वाजा अब्दुल हमीद जो कि एक भारतीय व्यवसायी थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपनी पूरी एक इमारत वाई.के. हमीद के नाम पर रखा और हमीद ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। यानी कि ख्वाजा अब्दुल हमीद जो कि एक भारतीय व्यवसायी थे, इनके कार्यों से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपनी पूरी एक इमारत का नाम वाई.के. हमीद के नाम पर रखा। ये आपको याद रहना चाहिए। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। हालांकि जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे या फिर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भारत वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है, तो ये तो बहुत पुरानी खबर है। 19 सितंबर से नई संसद का शुभारंभ हुआ और इसके प्रमुख तथ्यों की बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है। कमल पटेल नाम के जो डिज़ाइनर है उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। ऐसे कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। और जो पुरानी संसद है उसकी बात करें तो उसके डिज़ाइनर थे हर्बर्ट बेकर और उद्घाटन किया था गवर्नर लॉर्ड इरविन ने। पीएम मोदी ने 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, आइए जानते हैं। शिल्पकारों के लिए 13,000 करोड़ की योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना।
18 पारंपरिक क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। बिना गारंटी 5% ब्याज दर व 3 लाख रुपए का कर्ज 2 किस्तों में मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये भत्ता रोज मिलेगा और आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का वाउचर भी मिलेगा। ब्रांडिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग में सरकार इनकी मदद करेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इसके बाद खबर है ओंकारेश्वर खंडवा के ओंकार पर्वत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो ओंकारेश्वर खंडवा के ओंकार पर्वत पर किया गया। महिला आरक्षण बिल नई संसद में आया और इसका नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह 21 सितंबर को पारित हुआ और विरोध में एक भी मत नहीं पड़े, यानी कि सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करवाया। कानून मंत्री इस समय अर्जुन राम मेघवाल रहे और 2026 के परिसीमन के बाद 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह आरक्षण लागू हो जाएगा। इसमें महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने की बात है। दोस्तों, संविधान संशोधन 128वां किया गया इसके लिए। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन गई है, यानी कि भारत वनडे, T20 और टेस्ट तीनों ही कैटेगरी में पहले नंबर पर है। टीम इंडिया ऐसा कीर्तिमान रचने वाली विश्व की दूसरी टीम बनी है, जबकि इससे पहले 2014 में दक्षिण अफ्रीका ऐसा कर चुकी है। बुकर 2023 के लिए भारतीय मूल की चेतना मारू का उपन्यास वेस्टर्न लेन शॉर्टलिस्ट किया गया है और आपको आगे पता चलेगा कि बुकर पुरस्कार इन्हें मिल भी चुका है। इसीलिए आप इनका नाम याद रख लिए कि बुकर 2023 किसे मिला, तो चेतना मारू को मिला उनके उपन्यास वेस्टर्न लेन के लिए। किसके लिए? वेस्टर्न लेन के लिए। इसीलिए किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न लेन किसकी रचना है या फिर 2023 का पुरस्कार बुकर पुरस्कार किसे मिला। दोस्तों, जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके लिए डेट थोड़ी ज़रूरी है, अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन कहीं पूछी नहीं जाती है। इसके बाद में देखिए, तमिलनाडु सरकार की नई पहल, अंगदान करने वालों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। राजकीय सम्मान कैसा होगा? उस व्यक्ति के शव को राष्ट्रध्वज तिरंगे में लपेटा जाएगा और साथ ही उसे 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। माफ कीजिएगा, उसे पूरी पुलिस सलामी देगी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो व्यक्ति अंगदान करेगा। फिर इसके बाद में देखिए, एनसीबी प्रमुख शरद पवार ने गौतम अडानी के साथ मिलकर गुजरात के वासणा में देश के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट एक्सिम पावर का उद्घाटन किया। तो देश का पहला लैक्टोफेरिन प्लांट कहाँ खोला गया? एक्सिम पावर कहाँ खोला गया? वासणा, गुजरात में खोला गया एक्सिम पावर प्लांट। पिछले 4 दशकों में 19 फिल्में बनाने वाले निर्माता केजी जॉर्ज का 24 सितंबर को निधन हो गया। वे 70 साल के थे और उन्होंने स्वप्न दासम 1975 के जरिए सिनेमा उद्योग में कदम रखा था और इस फिल्म ने मलयालम में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। इसके बाद में कुछ फैक्ट की बात कर लें तो लेक मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है आनंद मल्लीगावड़। लेक मैन ऑफ इंडिया इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कई सारी लेकों का जीर्णोद्धार किया है। बेंगलुरु के आनंद ने पिछले 7 सालों में 35 से ज़्यादा झीलों को दोबारा जिंदा कर चुका है, जिनका अस्तित्व मिट चुका था, जो सिर्फ नाले में तब्दील हो चुकी थी और जो पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुकी थी। तकनीक की बात करें तो आनंद बताते हैं कि 1500 साल पुराने चोल वंश के तरीके से वो अपनी इस तकनीक को अपनाते हैं, जिसमें कीचड़ और गाद को नक्काशीदार पत्थरों में फंसाकर दूर कर सकते हैं और इससे हम झीलों को कीचड़ मुक्त कर सकते हैं, जो
गाददार कीचड़ होती है उससे मुक्त कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए इनका लक्ष्य है जल संरक्षण और अपने जीवन में बेहतर से बेहतर काम करना। आनंद मल्लीगावड़ कहते हैं, आप दूध का विकल्प ढूंढ सकते हैं पर पानी के लिए क्या करेंगे। आप दूध का विकल्प तो ढूंढ लेंगे लेकिन पानी के बिना क्या करेंगे। पानी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही बात है कि हमें जल बचाना चाहिए। भोपाल की 21 वर्षीय आशी चौकसे ने 19वें एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों इसके बाद कुछ फैक्ट की बात करें तो श्योपुर जिले की गुड्डी बाई आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वे पहली मतलब कि अभी वर्तमान समय में एकमात्र आदिवासी महिला अध्यक्ष है पंचायत की, जिला पंचायत की। इसके बाद में देखिए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड की बात करें तो पहला इंदौर को मिला, दूसरा सूरत को मिला, तीसरा आगरा को मिला। कल्चर कैटेगरी में भोपाल को पहले नंबर का अवार्ड मिला। भोपाल के ऐतिहासिक सदर मंजिल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्थान मिला। मैंने यहाँ पहला बोल दिया था, दूसरा अवार्ड मिला भोपाल को। मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का खिताब मिला। मध्य प्रदेश के 5 शहरों को 13 अवार्ड दिए गए। केरल बाढ़ पर बनी फिल्म 2018 एवरग्रीन इज अ हीरो को ऑस्कर में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में शामिल किया गया है और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में टोविनो थॉमस है। दोस्तों आपको बता दें कि केरल में वर्ष 2018 में आई बाढ़ की घटनाओं पर यह प्रेरित फिल्म बनी है। आपको बता दें कि 2018 की भयानक बाढ़ से केरल को तकरीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था और कई ज़्यादा लोगों की भी इसमें जाने गई थी। इसके बाद में 28/9 यानी कि 28 सितंबर 2023 की प्रमुख खबरों को देखते हैं। भारतवंशी कैंसर डॉक्टर कमल मेघराजानी व्हाइट हाउस की फेलो चुनी गई है। इस तिमाही में अफगानी मुद्रा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन यानी कि मोन को सांब शिवन स्वामीनाथन का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1967 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, 1972 में पद्म विभूषण और 1989 में पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया था। साथ ही उन्हें दुनिया भर की 81 यूनिवर्सिटी से 81 मानद डॉक्टरेट उपाधि मिली हुई थी और वे कई सारे पुरस्कार उन्हें मिले हुए थे। 2004 में स्वामीनाथन आयोग की प्रमुख सिफारिश थी और यह स्वामीनाथन आयोग इन्हीं MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बना था। इन्होंने कहा था फसल के उचित दाम, उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को दिए जाएं, महिला किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाए, इससे भारत में किसानों का स्तर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और ये कहते थे आप छोटे किसान के लिए जो करते हैं उससे सभी किसानों को लाभ होता है। परिवार में एक महिला के लिए कुछ करते हैं तो फायदा पूरे परिवार को मिलता है। ये बात स्वामीनाथन की है। इंदौर मेट्रो का ट्रायल हुआ, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इस लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया। इन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में कहा कि इसका थोड़ा सा दुरुपयोग जो माता पिता है वो बच्चों पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। साथ ही इन्होंने जो पॉक्सो एक्ट की सज़ा है या फिर उम्र है उसे बरकरार रखने की बात कही। श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP राकेश बलवाल को मणिपुर का नया SP बनाया गया है क्योंकि मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा हिंसा से प्रभावित था, क्योंकि जो यहाँ पर की जो 2 जनजातियाँ हैं वो आपसी लड़ाई के लिए आपस में लड़ाई लड़ रही हैं। 17 साल के समाधि स्थल ऊपर वाला पहले मैं कंफर्म कर दूं, जो मणिपुर है वहाँ पर 2 जनजातियाँ हैं, 2 ट्राइबल मुख्य रूप से हैं। जो कम वाली जनजाति है वो उसके पास में ज़्यादा अधिकार है और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसके पास में कम अधिकार थे। तो वहाँ पर के हाई कोर्ट ने कहा कि जो जिनकी आबादी ज़्यादा है उन्हें अधिकार ज़्यादा मिले। तो इस बात को लेकर उन दोनों में
झगड़े हो गए और उन जनजातियों में थे मैतेई और कुकी। तो इन दोनों जनजातियों के बीच में थोड़ा सा हिंसक माहौल है मैतेई और कुकी के बीच में, और उसे सॉल्व करने के लिए नए एसएसपी के रूप में राकेश बलवाल को भेजा गया है। और राकेश बलवाल श्रीनगर में आतंकवाद के खात्मे के लिए जाने जाते हैं। छत्रसाल के समाधि स्थल मऊ सहानिया छतरपुर में छत्रसाल लोक बनाने की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। और ये घोषणा उन्होंने कब की, जब वो भोपाल में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद में खबर आती है कि वियतनाम की विनफास्ट टेस्ला और टोयोटा के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी है विनफास्ट। और विनफास्ट ने घोषणा की है कि वह भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। कहाँ लगाएगी उसने बताया नहीं, लेकिन लगाएगी ये घोषणा उसने की है। जिनेवा स्थित वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, और इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे में स्वीडन, तीसरे में अमेरिका, और भारत की रैंक इसमें 40 भी रही। दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ी छलांग लगाई, क्योंकि भारत 2013 में 66वीं रैंक पर था, और पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है। इसी के साथ ही जो अवस्थी कमीशन है उसने ये भी कहा था, जिसकी बात हमने कहा था कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसके अध्यक्ष जस्टिस अवस्थी हैं, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि उन्होंने कहा था कि जो शारीरिक संबंध बनाने की उम्र है उसे 18 ही रहना चाहिए, उसे कम करने की ज़रूरत नहीं है। चीन के समर्थक माले के मेयर मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने, और भारत समर्थक इब्राहिम सालेह को उन्होंने हरा दिया। इस प्रकार मालदीव में चीन समर्थक सरकार बन चुकी है। अब देखते हैं ये भारत के सामने क्या नई चुनौती खड़ी करती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमें अपने दिमाग को ऐसा बनाना चाहिए कि वो परिस्थितियों को देखते हुए ही कोई चाह मन में उठाए। अगर मेरे मन में ये चाह आती है कि मैं किसी को ऑटोग्राफ दूं, कुछ दूं, तो सीधी सी बात है कि मेरे ना तो सब्सक्राइबर हैं, ना मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े, तो फिर मैं इतने ज़्यादा चाह अपने मन में कैसे उठा लूं। जैसे 18, 19 या 20, 25 साल की उम्र तक हम जैसे युवाओं के मन में ख्याल आते हैं थोड़े अलग प्रकार के। उन ख्यालों को कंट्रोल करना हमारे ऊपर है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस काम में हमें प्रायोरिटी देनी है और किस काम में नहीं देनी है। प्राथमिकता के आधार पर हमारा मानसिक अगर हमारा दिमाग तय कर सके कि हमें क्या बनना है क्या नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसे बहुत एंजॉय किया होगा, और कहीं कहीं मुझे बहुत कोसा होगा क्योंकि मैंने उतने अच्छे से शायद इस वीडियो को नहीं बनाया। लेकिन कहते हैं कि अभ्यास से ही व्यक्ति बेहतर बनता है, और मैं भी उसी बात को मानते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर कर सकूँ। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद।